हाँ जी। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं कपिल काटपाल। स्वागत है आप सभी का मेरे डेली न्यूज एनालिसिस में। उम्मीद करता हूं आप सेशन को डेली फॉलो कर रहे हैं, अच्छे से फॉलो कर रहे हैं और आपकी तैयारी जो है बेहतरीन चल रही होगी। शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। 15 अगस्त 2025। सबसे पहले आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। अब तक खैर अपने सुबह से लेकर अब तक पढ़ाई ही कर रहे होंगे, कोशिश कर रहे होंगे कि इस बेरोजगारी से आज़ादी मिले, है ना। उसी बेरोजगारी से आज़ादी दिलाने के लिए एक और क्लास आपके लिए आपके समक्ष लेकर आया हूँ। स्टार्ट करते हैं सेशन को एंड न्यूज़ की तरफ बढ़ते हैं। इनकेस आप पहली बार मुझसे जुड़ रहे हैं, मेरे बारे में कुछ बातें यहाँ पर पढ़ सकते हैं। मेरा टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लेना ताकि आपको मेरी क्लास की पीडीएफ और अपडेट्स वहाँ पर मिल जाए। सर्च करना @के काटपल, जहाँ पर आपको मेरी क्लासेस लिंक्स विंक्स सब कुछ मिल जाता है। ठीक है। ये आपको मेरे कोर्स के बारे में मालूम ही होगा। ठीक है, इसको एक बार फिलहाल स्किप करते हैं और सीधा चलते हैं खबर की तरफ। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कुछ गाइडलाइंस। ये गाइडलाइंस यहाँ पर जो आई हैं, ये प्रेजेंट में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने नहीं दी हैं। दीज गाइडलाइंस जो दी गई हैं, ये गाइडलाइंस है रिलेटेड टू दी अभी हाल ही में जो मॉनसून सेशन है उस दौरान यहाँ पर एक मुद्दा था यहाँ पर पार्लियामेंट में, लैंग्वेजेस से रिलेटेड मुद्दा था। पिछले दिनों में, पिछले महीनों में आपने ज़रूर कुछ वीडियोस ऐसी देखी होंगी जहां पर पर्टिकुलर कुछ स्टेट्स में कुछ कस्टमर्स आते हैं ब्रांच में, बैंक की ब्रांच में, और वो कहते हैं कि आपको एज अ स्टाफ आपको यहाँ की लोकल रीजनल लैंग्वेज आनी चाहिए, आप क्यों नहीं बात कर रहे, आपको रीजनल लैंग्वेज में हमसे बात करनी चाहिए। उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिली जिसमें हमने देखा कि बैंक्स ने लोकल बैंक ऑफिसर्स की वैकेंसी निकालने लग गए, या फिर ऐसा हुआ कि आपकी वैकेंसीज में थोड़ा एलपीटी को, लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी टेस्ट को, थोड़ा स्ट्रिक्ट कर दिया गया। इस तरह की चीज़ें देखने को मिली हैं ताकि कोई भी पर्सन वहाँ पर अगर अपॉइंट हो तो वहाँ की लोकल लैंग्वेज उसको आती हो। तो अब इसी तरह का एक मुद्दा अभी मॉनसून सेशन पार्लियामेंट में उठा और उसमें यहाँ पर राज्यसभा में जो मिनिस्ट्री है, मिनिस्टर ने यहाँ पर रिप्लाई दिया इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, और पूछा गया था बेसिकली कि कोई ऐसा आरबीआई का क्लोज है जिसके तहत ऐसा कुछ बैंक एम्प्लॉयज़ के ऊपर इम्पोज किया जा सकता है कि बैंक एम्प्लॉयज़ को अपनी कस्टमर सर्विसेज जो हैं वो वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस में देनी है। तो बिल्कुल इससे रिलेटेड एक जवाब दिया गया, और वो जवाब जो दिया गया वो आपके एग्जाम पॉइंट से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसलिए मैं उस न्यूज़ को लेकर आया हूँ। ये वाली न्यूज़ आरबीआई लिखा ज़रूर हुआ है, लेकिन आपको कहीं पर भी आरबीआई की वेबसाइट पर ये न्यूज़ नहीं मिलेगी क्योंकि ये गवर्नमेंट की ऑफिशियल प्रेस रिलीज की न्यूज़ है। ठीक है, तो फिलहाल हम इसको आरबीआई से जुड़ते हुए पढ़ते हैं। कुछ बातें यहाँ पर लैंग्वेज के बारे में की गई, कुछ बातें यहाँ पर कस्टमर ग्रीवेंसेस के बारे में भी की गई, तो दोनों के ऊपर चर्चा करेंगे एक एक करके। तो चलिए पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने यहाँ पर आपका बैंक्स को कहा कि बैंक्स को कहा मतलब बैंक्स को कहा जा चुका है, हम तो पुरानी गाइडलाइन की बात कर रहे हैं, कि दैट दे शुड कम्युनिकेट विद द कस्टमर इन देयर प्रेफर्ड लैंग्वेज टू इंश्योर द क्लैरिटी एंड कन्वीनियंस। सो दिस हैज बीन ऑलरेडी कन्वेड बाय द आरबीआई टू द बैंक एम्प्लॉयज और द बैंक्स। उनके मास्टर सर्कुलर है आरबीआई का, कस्टमर सर्विस इन बैंक्स स्टेट्स। ओके, कस्टमर सर्विस इन बैंक्स, यहां पर इससे रिलेटेड एक सर्कुलर है जिसमें उन्होंने कहा है कि शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स जो हैं उनके जो कस्टमर फेसिंग मटेरियल है, मतलब कि जो कस्टमर को यहां पर आपका प्रोवाइड करा रहे हो, कोई भी बैनर है, ब्रांच में कुछ भी दिशा निर्देश लिखे हुए हैं, या फिर एम्प्लॉयज भी हैं जो कम्युनिकेट कर रहे हैं, वो सब चीजें हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज में उपलब्ध होनी चाहिए। इसके अलावा 30 सितंबर 2024 को भी एक लेटर रिलीज किया गया था आरबीआई के द्वारा जिसमें उन्होंने इस चीज को रिपीट किया कि कस्टमर्स को कम्युनिकेशन जो किया जाना चाहिए वो भी 3 भाषाओं में किया जाना चाहिए, हिंदी, इंग्लिश और उनकी खुद की रीजनल लैंग्वेजेस में। ठीक है, सो ऑल बैंक्स बोर्ड, जो बैंक के टॉप मैनेजमेंट है, बैंक का बोर्ड है, उसको यहां पर इस सब चीजों को अप्रूव करना है और ये सब चीजें होनी चाहिए। तो यहां तक तो बात हो गई। इसका जवाब दिया गया कि भाई आरबीआई की कोई इंस्ट्रक्शंस है, हाँ जी बिल्कुल, आरबीआई की इंस्ट्रक्शन उसके मास्टर सर्कुलर में ही डिफाइंड है। आगे उन्होंने यहां पर ग्रीवेंसल रेड्रेसल मैकेनिज्म के ऊपर बात की कि यहां पर आपका कस्टमर कंप्लेंट्स को किस तरह से यहां पर हैंडल किया जाता है, कस्टमर कंप्लेंट्स को किस तरह से देखा जा सकता है उसके ऊपर। तो अगर आप पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो डेफिनेटली आपको पता होगा कि आरबीआई की इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम है जिसके बारे में जिक्र यहां पर है। नहीं पता तो मैं बता देता हूं। आपको कोई भी कंप्लेंट होती है बैंक से, बैंकिंग सर्विसेज से, तो आप यहां पर सबसे पहले तो बैंक के ही यहां पर इंटरनली उनको कंप्लेंट करते हैं, बैंक की वेबसाइट पे कंप्लेंट डाल सकते हो,
या फिर बैंक को यहाँ पर रिटर्न लेटर, रिटर्न रिक्वेस्ट भी दे सकते हो। ये दोनों ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होते हैं। तो जो भी आप कंप्लेंट डालते हो बैंक को, चाहे ऑनलाइन आपने पोर्टल पे डाली बैंक के, या फिर आपने यहाँ पर बैंक को कोई फिजिकल लेटर के थ्रू यहाँ पर दिया या मेल लिखा, तो उस मेल को यहाँ पर मिलने के बाद या कंप्लेंट डालने के 30 दिन तक यहाँ पर बैंक को समय दिया जाता है कि आप उस कंप्लेंट को रिजॉल्व कीजिए। अगर वो 30 दिन बीत जाते हैं तो फिर वो कंज्यूमर के पास, कस्टमर जिसने कंप्लेंट की है उसके पास एक राइट हो जाता है कि वो उस कंप्लेंट को यहाँ पर आगे फर्दर और लेकर जा सकता है। कहां पर? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के ओम्बुड्समैन के पास। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के जो ओम्बुड्समैन स्कीम है वो यही कहती है कि 30 दिन बीत जाने के बाद अगर आपके जो भी आपने कंप्लेंट किया उसका रिजोल्यूशन नहीं हुआ है, या फिर आपकी जो कंप्लेंट की है उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई आपको नहीं मिला है जो आप चाहते हैं, तब भी तो फिर चाहे 30 दिन बीते ना बीते उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो रिप्लाई मिला आप उससे सेटिस्फाई नहीं हो तो आरबीआई के ओम्बुड्समैन के पास इस स्कीम के अंडर आप कंप्लेंट कर सकते हो। ये कंप्लेंट भी आरबीआई वेबसाइट, आरबीआई के पोर्टल अवेलेबल है ओम्बुड्समैन स्कीम से रिलेटेड, आप वहां पर फाइल कर सकते हो, या फिर आरबीआई को यहां पर बाय लेटर या बाय मेल भी आप अपनी कंप्लेंट को पहुंचा सकते हो। आरबीआई का जो ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत जो ओम्बुड्समैन है वो पहले यहां पर हर एक रीजन में बैठते थे। रीजन में इन द सेंस कि मान लीजिए राजस्थान में यहां पर आरबीआई का जो ऑफिस है वो जयपुर में है, पंजाब की बात करूं तो इनका ऑफिस चंडीगढ़ में है। तो इस तरह से यहाँ पर रीजन वाइज यहाँ पर उनकी एलोकेशन होती थी। जिस स्टेट से रिलेटेड, जिस एरिया से रिलेटेड कंप्लेंट है वहां के रीजन के ऑफिस में वहां पर जाती थी। लेकिन आरबीआई ने यहाँ पर इसमें काफी कुछ बदलाव किया, और बहुत बड़ा बदलाव करते हुए आरबीआई ने ये देखा कि सारी की सारी स्कीम से सारी की सारी कंप्लेंट्स का एक सेंट्रलाइज्ड हब बना दिया गया, और वो बनाया गया चंडीगढ़ में। आरबीआई के चंडीगढ़ ऑफिस में यहाँ पर एक इंटीग्रेटेड ओम्बुड्समैन स्कीम के तहत एक हब बनाया गया, जहां पर जितनी भी कंप्लेंट्स हैं जो ओम्बुड्समैन के तहत आती हैं आरबीआई के पास, उन सबको वहीं से ही सॉल्व किया जाता है, वहीं से उनका रेजोल्यूशन निकाला जाता है थ्रू दी अदर सेंटर्स। ठीक है, तो ये एक चीज बड़ा अपडेट आया था जब ओम्बुड्समैन स्कीम के अंदर यहाँ पर 2021 में बदलाव हुआ था। इसके तहत जो चीज होनी है, जिस तरह से होनी है, वो मैंने आपको बता दी। तो आरबीआई उसके बाद यहाँ पर मैटर टेकअप करता है, जब आपने उसके बाद ओम्बुड्समैन के पास कंप्लेंट पहुंचाई, और फिर वो बैंक्स को यहाँ पर पूछता है, बैंक से पूछता है कि भाई या तो आपने कंप्लेंट रिजॉल्व नहीं किया होगी, इसका रीजन बताओ, या फिर सॉल्व करिए तो उसका सेटिस्फैक्टरी रिप्लाई नहीं मिला है, उसका रीजन बताओ। तो देखो यहाँ पर अगर वो फेवर में जाता है, कंप्लेनेंट के फेवर में जाता है, तो ऑब्वियस आरबीआई ये भी निर्देश दे सकता है भाई साहब इस कंप्लेनेंट को यहाँ पर इतना इतना कंपनसेशन दिया जाए, तो ये भी हो सकता है। ठीक है, तो वही उसके बारे में भी यहाँ पर चर्चा की गई। आरबीआई ओम्बुड्समैन स्कीम यहाँ पर अवेलेबल है। अगर किसी भी तरह का मैटर आपका होता है और अगर उनकी ग्रीवेंसेस को सही समय पर एड्रेस नहीं किया सकता, तो इसके तहत यहाँ पर कंज्यूमर जो है वो अपनी कंप्लेंट को फर्दर एस्केलेट कर सकते हैं। इसके अलावा गवर्नमेंट अपना सेंट्रलाइज पब्लिक ग्रीवेंस रेड्रेस एंड मॉनिटरिंग सिस्टम पोर्टल है, जिसके थ्रू यहां पर एक फीडबैक कॉल सेंटर जून 2022 में एस्टेब्लिश किया गया था, जिसके तहत सिटीजन सेटिस्फेक्शन आफ्टर ग्रीवेंस डिस्पोजल, मतलब ग्रीवेंस डिस्पोज हो जाती है उसके बाद आप यहां पर आपका कर सकते हो सिटीजन सेटिस्फाई है नहीं है, जिसने कंप्लेंट की है वो सेटिस्फाई है क्या नहीं रिप्लाई से, वो भी फीडबैक यहां पर पहुंचाया जा सकता है। आरबीआई का एक टोल फ्री कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है जो कि नवंबर 2021 से स्टार्ट है। इस पे भी अपने इंफॉर्मेशन दे सकते हो, ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म से रिलेटेड आपको मदद मिल सकती है। आपको कंप्लेंट फाइल ही नहीं करनी आ रही, अगर आपका एग्जिस्टिंग जो केस जा रखा है उसके बारे में करना है अपडेट, तो ये आरबीआई का यहाँ पर एक टोल फ्री कॉन्टैक्ट सेंटर। आपको पता लगा कि आपको कंप्लेंट फाइल करना, आपको पता ही नहीं कैसे, तो इस पे कॉन्टैक्ट करो। आरबीआई का कंप्लेंट फाइल करने के लिए आपको वो बताएंगे, मदद करेंगे आपकी। कॉन्टैक्ट सेंटर जो है वो 24/7 अवेलेबल है। इंटरेक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स सिस्टम, IVRS क्या होता है, जब आप फोन करते हो तो आता है ना 1 दबाएं 2 दबाएं 3 दबाएं, ये चीज चाहिए तो 4 दबाएं, वो वाली चीज की बात कर रहे हैं। द फैसिलिटी टू कनेक्ट दी सीसी पर्सनल इज अवेलेबल। आप किसी पर्सनल से बात भी कर सकते हैं। पहले तो IVRS काम करेगा, फिर पर्सनल के ऊपर जैसे सिंपल कॉल सेंटर को कॉल करते हो कहीं पर, वैसा ही काम करेगा। मंडे टू सैटरडे 8 to 10 PM इन हिंदी, इंग्लिश एंड दी 10 रीजनल भाषाओं में ये उपलब्ध है। ठीक है, तो फिर से एक चीज बता दूं कि ये न्यूज आपको देखकर बिल्कुल करंट अफेयर्स वाली फील नहीं आ रही होगी, सर करंट में क्या था, इसमें करंट में तो कुछ नहीं, मैंने पहले क्या दिया था। ये मुद्दा यहाँ पर मॉनसून सेशन राज्यसभा में उठा था, ये सवाल, उसका रिप्लाई यहाँ पर इस तरह से दिया गया कि तो जस्ट एक रिवीजन है उन लोगों के लिए ये पॉइंट जिन लोगों ने इस तरह की चीज पहले पढ़ रखी है, जिनको पहली बार मालूम चला है, तो उनके लिए नया पॉइंट होगा कि ऐसा कुछ भी यहाँ पर आरबीआई में होता है।
नेक्स्ट थिंग, आप एक जनरल एक नॉलेज के लिए, जनरल बेसिस, जनरल पब्लिक अवेयरनेस के लिए एक चीज बता दूं, जब भी आपको बैंक से किसी भी तरह की नाराजगी होती है तो सबसे पहला एक चीज होती है कि आप कंप्लेंट फाइल करते हैं, तो कोशिश कीजिए वो कंप्लेंट बैंक के ऑनलाइन पोर्टल पे फाइल कीजिए, बेटर ट्रैकिंग रहती है उसकी। नहीं तो आप मेल कीजिए बैंक की ईमेल आईडी पर, अगर वो भी नहीं हो पा रहा है, ठीक है, दोनों चीजें नहीं हो पा रही, पॉसिबल नहीं है, टेक्नोलॉजी नहीं आती है, समझ नहीं है, कुछ नहीं है, तो तीसरा ऑप्शन जो आप लेटर लिखते हो बैंक को, कंप्लेंट डालते हो, तो फिर क्या कीजिए, कंप्लेंट डालें, कंप्लेंट लेटर लिखें, तो कंप्लेंट लेटर लिखने के बाद ब्रांच मैनेजर को जब वो कंप्लेंट लेटर खुद से हैंड ओवर करें और उस कंप्लेंट लेटर की 2 कॉपीज निकालें, एक तो ब्रांच मैनेजर को दे दीजिए और दूसरी कॉपी को यहां पर आपका ब्रांच मैनेजर को बोलिए कि इसको मुझे रिसीव करके दे। रिसीव करके मतलब कि वो उस लेटर के जो आपकी कॉपी होगी, एक कॉपी तो अपने पास रख लेगा उस लेटर की, एक कॉपी जिसके ऊपर वो अपनी स्टैंप साइन करके नीचे लिख कर देगा कि मुझे यहां पर रिसीव हुआ है लेटर इस 1 अगस्त को, 2 अगस्त को, 5 अगस्त को, तो लिख कर देगा। अगर आप उसको लेटर दे आए, ठीक है, उसके बाद अब 30 दिन बीत गए, कुछ है ही नहीं, आपने ट्रैक ही नहीं कर पाए, तो कैसे आप 30 दिन, आरबीआई आपसे पता है क्या पूछेगा? अगर आप आरबीआई के पास, ombudsman के पास जाएंगे तो सबसे पहले ये पूछेगा कि भाई बताओ 30 दिन बीते, वो कहेगा सर 30 दिन तो पता नहीं, बीत गए सर। वो कहेंगे लाओ प्रूफ, लो, आपके पास कोई प्रूफ नहीं है। ऑनलाइन फाइल करते हो, मेल करते हो, तो ऑब्वियस आपके पास प्रूफ हो जाता है, ट्रैक हो जाता है कि भाई इस दिन फाइल की थी। ऑफलाइन का कोई प्रूफ नहीं है, तो इसलिए जब भी कंप्लेंट फाइल करो, लेटर जो ब्रांच मैनेजर को हैंड ओवर करते हो उसकी 2 कॉपी बनाए, एक कॉपी ब्रांच मैनेजर अपने पास रखेगा, दूसरी कॉपी यहां पर जो है उसके ऊपर उसके स्टैम्प साइन और वहां पर वो डेट मेंशन कर देता है, रिसीव्ड ऑन दिस डेट 1 अगस्त, तो बस वो आपका ऑफिशियल हो जाता है कि ऑफलाइन भी ऑफिशियल इस तरह से बना सकते हो आप कंप्लेंट को। तो ये ध्यान थोड़ा सा पब्लिक अवेयरनेस के पर्पज से था, जरूर कर लिया कीजिए, नहीं तो फिर वो 30 दिन आपके बीतने के बाद आप आरबीआई में फोन करोगे या मेल करोगे, वो कहेंगे हमें तो रिसीविंग ला के दो, हमें तो ऑफिशियल ये ला के दो कि 30 दिन बीत चुके हैं, वो आपके पास होगा नहीं, वो फिर से 30 दिन का साइकिल आपका उस दिन से शुरू हो जाएगा। अब फिर ब्रांच जाओगे, पता नहीं ब्रांच मैनेजर आपकी बात सुनेगा नहीं सुनेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो इट्स बेटर कि पहले दिन से सावधान रहें, सतर्क रहें, ठीक है। आई होप सो कि ये पॉइंट्स भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट न्यूज पे चलते हैं। नेक्स्ट न्यूज यहाँ पर कैबिनेट डिसीजन से आती हुई, देखो यहाँ पर कुछ कैबिनेट डिसीजन यहाँ पर पिछले दिनों में हम कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, अब कैबिनेट डिसीजन एक और लिया गया है। बेसिकली 2 कैबिनेट डिसीजन लिए गए, फ्रेंकली बोलूं तो। एक कैबिनेट डिसीजन यहाँ पर लखनऊ से रिलेटेड भी था, जो कि मुझे एज सच इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं लगा है, तो ये वाला कैबिनेट डिसीजन काफी इंपॉर्टेंट लगा। ये कैबिनेट डिसीजन यहाँ पर रिलेटेड है ये कैबिनेट डिसीजन रिलेटेड है, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने इसको रिलीज किया है और ये अप्रूव किया है इन्वेस्टमेंट ऑफ 8146.21 करोड़। तो 8146 करोड़ का यहां पर इन्वेस्टमेंट किया जाएगा, किसको कंस्ट्रक्ट करने के लिए? टाटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। टैटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को बनाने के लिए सही योमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, तो सही योमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में इसको बनाया जाएगा। सही योमी डिस्ट्रिक्ट ऑफ अरुणाचल प्रदेश में यहां पर इसको बनाया जाएगा, टैटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को। वहां पर बनाने के लिए 8146.21 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट की गई है, ठीक है, की जानी तय की गई, अप्रूवल मिला है उसका। 72 मंथ्स में यहाँ पर प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा। 700 मेगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी रहेगी यहाँ पर, जो कि इतने यहाँ पर कैपेसिटी की एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द प्रोजेक्ट विल बी इंप्लीमेंटेड, हाँ, किसके द्वारा किया जाएगा? नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन ऑफ लिमिटेड एंड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तो ये रहे आपके 2 पॉइंट्स, इनके लिए यहाँ पर, इनके द्वारा यहाँ पर इसको इंप्लीमेंट किया जाएगा। दैट इज दी नॉर्थ ईस्टर्न इलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड एंड द गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश के द्वारा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया शैल एक्सटेंड 458.79 करोड़, इतना रुपए इसके लिए देगी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब ये जो पैसा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया दे रही है, ये वाला पैसा नहीं है, ये पैसा है अब जहां पर डैम आप बनाते हो। अब डैम ऑब्वियस है, डैम ऐसा तो है नहीं कि वहां पर ऑलरेडी रोड्स ब्रिजेस सब कुछ बन रखा है भाई साहब, है ना। तो वहां पर पहुंचने के लिए रोड हुई, ब्रिजेस हुई, कोई भी ट्रांसमिशन लाइन्स हुई, बिजली जाएगी, कहां से जाएंगी, है ना।
वहां पर सारी सुख सुविधाएं पहुंचाने के लिए जो पैसा चाहिए उसके लिए 458 करोड़ 458 करोड़ रुपीस असाइन किए गए हैं, जिसमें 436.13 करोड़ यहां पर इसके अलावा स्टेट का इक्विटी शेयर उसके लिए भी दिए जाएंगे। तो यहां पर आपका ये चीजें की गई हैं, तो उम्मीद करता हूं थोड़ी बहुत चीजें क्लियर हुई होंगी। एक बार फिर से आपको क्लियर कर देता हूं, कैबिनेट ने कितने अप्रूव किया है, 8146.21 करोड़ रुपीस की इन्वेस्टमेंट। क्या है ये, टैटो 2 हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहां पर है, ये लोकेशन है, लोकेशन इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। अमाउंट आपसे पूछा जा सकता है, 72 मंथ्स की है, ये पूछा जा सकता है किसका ज्वाइंट वेंचर, और ये वाली अमाउंट भी। तो न्यूज ओवरऑल पूरी पूरी इंपॉर्टेंट है एक्सेप्ट दिस वन, है ना, ये मुझे थोड़ा सा लग रहा है, बाकी सारी न्यूज पूरी पूरी इंपॉर्टेंट है। ओके, याद कर लीजिएगा। अगली न्यूज, इंडिया का सबसे लार्जेस्ट टिंकरिंग इवेंट हुआ है अटल इनोवेशन। तो हमारे पास यहां पर जस्ट अ सेकेंड, क्या चाहिए बेटा, लो पकड़ो। ओके, जस्ट सेकेंड यार, ये न्यूज तो नहीं होनी चाहिए थी इसमें। एक सेकेंड, ये फाइल यार अधूरी है। ओके, जस्ट सेकेंड, मैं ना इसमें और भी न्यूज थी मेरी, इसमें वो अटैच नहीं न्यूज, मैं दूसरी फाइल के साथ कंटिन्यू करता हूँ, 1 मिनट, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, ठीक है। ओके, सो हेयर आई कम अगेन। हाँ जी, रही कौन सी वाली फाइल है भाई, हाँ यही वाली ना, कंटिन्यू करते हैं। यस, ये अब आई सही फाइल, मतलब फाइल तो वो भी सही थी, उसके अंदर न्यूज़ थोड़ी थी। ओके, न्यूज़ थोड़ी सी कम थी, है ना, वो पुरानी फाइल थी हमारी। तो खैर, थोड़ी न्यूज़ आगे पीछे भी हुई है ना, जैसे वो ये वाली जो न्यूज़ थी, जो बाद वाली, मतलब ये बाद में आनी थी, है ना, पहले बैंकिंग बैंकिंग की और खबरें थी कुछ। तो बैंकिंग खबरों में अगेन कंपनी ऑर्गेनाइजेशन पेटीएम पेमेंट बैंक, जिसको अभी हाल ही में ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस दिया गया है। वेरी इजी न्यूज़, पिछले काफ़ी दिनों से ये बार बार पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस की चर्चा चलती आ रही है। तो पेमेंट एग्रीगेटर का लाइसेंस फिलहाल पेटीएम पेमेंट सर्विसेज लिमिटेड को मिल चुका है। ओके, सो दैट हैज़ बीन डन, ठीक है। ये सिंपल सी एक न्यूज़ है, कुछ खास है नहीं इसके अंदर। अब इसका होमवर्क आपको मैं देता हूं इस न्यूज़ में, क्योंकि पेमेंट एग्रीगेटर के लाइसेंस रिलेटेड न्यूज़ बार बार आती हैं। तो आज कोई एक समझदार व्यक्ति, है ना, जो अपने आप को बहुत समझदार समझता है, वो ज़रूर मुझे कमेंट्स में बता दीजिएगा कि भाई कौन कौन से पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस पिछले दिनों में दिए गए हैं, है ना, और इन प्रिंसिपल अप्रूवल कौन सा, परमानेंट अप्रूवल कौन सा दीजिएगा। क्योंकि इससे पहले जो पिछली न्यूज़ कराई थी उसमें मैंने लिस्ट दी थी आपको एक, है ना, दी थी ना, तो अब देखना, राइट। हाँ, अगली न्यूज़ पे चलते हैं। इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन फिर गिर गया भाई, कमाल ही चल रही है। मतलब आरबीआई ने इतनी रेपो गिरा दी, इतनी रेपो, मतलब आरबीआई रेपो वाला रेपुटेशन नहीं, रेपो रेट इतना ज़्यादा गिरा दिया आरबीआई ने। इस बार तो खैर नहीं किया चेंज, लेकिन इस इतना गिरा, कम कर दिया कि भाई कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स भी आपका गिरता ही जा रहा है। मतलब 2% का जो मिनिमम टारगेट है आरबीआई का, मिनिमम फंडा रहता है 2 से 6% के बीच का, वो मिनिमम जो बेस है 2% का, उसको ब्रीच कर लिया। 2.10 था यहाँ पर आपका जून 2025 में, उसको 1.55 पर यहाँ पर आपका लेकर आ चुका है आरबीआई का। ये जो एक टारगेट है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का, वो चीज, इंडिया का रिटेल इन्फ्लेशन मेजर्ड बाय सीपीआई डिक्लाइन टू 95 मंथ लो, 8 साल के निचले स्तर पर, दैट इज दी 1.55% इन जुलाई 2025, डाउन फ्रॉम 2.10 इन जून 2025, ठीक है। सो दिस द लोवेस्ट ईयर ऑन ईयर इन्फ्लेशन रजिस्टर्ड सिंस जून 2017, जून 2017 के बाद सबसे निचले स्तर पर है ये। और ये 6th कंसेक्यूटिव मंथ है जब इन्फ्लेशन जो है लगातार आरबीआई का जो टारगेट है 4% का, उससे भी नीचे है। मतलब आरबीआई का टारगेट 2 से 6% के बीच का होता है, तो वो 2 से 6% के बीच में आरबीआई कहता है कि भाई 4% रहना चाहिए, लेकिन ठीक है, जो अभी 2% ही नीचे 1.55 पर चला गया, क्या कर सकते हैं।
चलो आगे चलने से पहले थोड़ी सी एडवर्टीजमेंट कर दें। फ्रीडम फेस्ट ऑफर आपके लिए आ चुका है, 31% ऑफ है इस पे ऊपर, और स्पेशल ऑफर ये सभी स्टूडेंट्स के लिए है जिसमें 1 मंथ का एक्स्ट्रा वैलिडिटी इनको मिलेगी। और स्पेशल ऑफर एक्स सर्विसमैन के लिए भी ये ओवर एंड अबव है। ये ऑफर तो है ही ये सभी स्टूडेंट्स के लिए, लेकिन हमारे एक्स सर्विसमैन के लिए भी एक स्पेशल ऑफर है जिसमें उनको सेम 31% ऑफ तो मिलेगा। इनको 12 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी भी हम दे रहे हैं। बस उसके लिए आप परचेज कर लीजिए। अभी फिलहाल वो 1 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी दिख रही होगी, लेकिन हम बैकएंड से आपकी एक्टिवेट कर देंगे। आप हमारी हेल्पलाइन नंबर जो ये वाली है, इसके ऊपर अपना इनवॉइस और अपना आईडी कार्ड, जो आपका एक्स सर्विसमैन उस तरह का जो भी आपका ऑफिशियल एक कार्ड होता है, वो भेज दीजिएगा, ताकि हम आपकी वैलिडिटी को आगे और एक्सटेंड करवा सके बैकएंड से। तो ये आपके लिए एक ऑफर है। और वैसे ओवरऑल सभी स्टूडेंट्स के लिए 31% ऑफ और 1 मंथ की एक्स्ट्रा वैलिडिटी के साथ। फिर आप चाहे विजडम, चाहे आप क्रॉसवर्ड, कोई भी आप बैच या किसी भी हमारे लर्निंग टीचर का बैच, क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का कुछ भी परचेज करना चाह रहे हो, उस पर भी ऑफर अवेलेबल हो जाएगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रखे हैं। बाकी आशीर्वाद बैच वगैरह उन पे 30% ऑफ ऑलरेडी चल ही रहा है, वो एज इट इज चलेगा। बाकी हमारे कोर्सेज जो बाकी हैं, JIB जैसे आपने को परचेज करना है, उन सभी पर है ये वाला ऑफर। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ओके, सो इंडिया का लार्जेस्ट टिंकरिंग इवेंट, तो अब नेशनल न्यूज के ऊपर बढ़ते हैं। लार्जेस्ट टिंकरिंग इवेंट बाय अटल इनोवेशन मिशन यूनाइट्स 10,000 स्कूल्स इन लाइव नेशनल इनोवेशन मूवमेंट। अब ये क्या है? ये है आपका अटल इनोवेशन नीति आयोग ने होस्ट किया मेगा टिंकरिंग डे। मेगा टिंकरिंग डे, ये कोई डे वैसा नहीं है, इंपॉर्टेंट डे नहीं है कि भाई डे ऑब्जर्व कर लिया, लॉयन डे, टाइगर डे, एलिफेंट डे, है ना, वैसा नहीं है। ये एक मेगा टिंकरिंग डे हुआ कि जो अटल इनोवेशन मिशन है उसके तहत पूरे इंडिया में तकरीबन 10,000 जो अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, ठीक है, 35 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में, अक्रॉस ऑल 35 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज अटल टिंकरिंग लैब्स हैं, उन सबके स्टूडेंट्स को एक साथ इकट्ठा किया गया। 4,73,350 स्टूडेंट्स, तकरीबन 9,467 अटल टिंकरिंग लैब्स के बच्चे यहां पर इकट्ठा हुए, ऑनलाइन ऑब्वियस इकट्ठा हुए, और उन्होंने एंगेज हुए किस प्रोजेक्ट में? उन्होंने एक DIY वैक्यूम क्लीनर, डू इट बाय योर ओन, है ना, तो वहां पर अपने खुद से वैक्यूम क्लीनर उसको बनाना यूजिंग एवरीडे मटेरियल अवेलेबल इन दी लैब। लैब के अंदर जो भी चीजें अवेलेबल है उसके थ्रू यहां पर इन्होंने इसको बनाया। 10,000 अटल टिंकरिंग लैब में एग्जैक्ट 9,467 एक ही साथ आई, एक साथ लाखों स्टूडेंट्स यहां पर पूरे इंडिया में उन्होंने सीखा। अटल टिंकरिंग लैब बेसिकली है क्या, इसके बारे में और जानकारी है? नहीं, कोई बात नहीं, मैं बता देता हूं। अटल टिंकरिंग लैब बेसिकली यहां पर एक ऐसी लैब्स है, ये स्कूल्स में है अवेलेबल, और इनमें यहां पर आपका स्टूडेंट्स को एक प्रैक्टिकल चीजों के बारे में, चीजों को सिखाया जाता है। मतलब प्रैक्टिकल, जैसे अभी आपका वैक्यूम क्लीनर कैसे बनाएंगे, वहां पर जो भी चीजें हैं उनसे, ठीक है, इस तरह के, जैसे हम स्कूल में प्रोजेक्ट बनाते थे बचपन में कि स्कूल के प्रोजेक्ट्स हैं, साइंस एग्जीबिशन है वगैरह वगैरह, तो वैसे ही कुछ एक लैब है, वहां पर बच्चों को प्रैक्टिकल वे में चीजें सिखाई जाती हैं। और तकरीबन इंडिया में ऐसे 9,467 स्कूल्स हैं जहां पर ये अटल टिंकरिंग लैब्स एस्टेब्लिश है, जहां पर बहुत सारे स्कूल बच्चे एनरोल्ड हैं, और वही सारे के सारे बच्चे एक साथ एक दिन मिलकर आपके आए मेगा टिंकरिंग डे के रूप में। अटल इनोवेशन मिशन के तहत ये किया गया है, एंड ये चीज यहां पर हुई है। तो एम हैज एस्टैब्लिश ओवर 10,000 ATLs इन स्कूल दैट ऑफर स्टूडेंट्स एक्सेस टू टूल्स लाइक 3D प्रिंटर, रोबोटिक किट्स, IoT डिवाइसेस एंड बहुत कुछ, ठीक है। तो ये एक न्यूज यहां पर सिंपल सी आती हुई। नेक्स्ट न्यूज आती है, मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर ने लॉन्च किया श्रेष्ठ इनिशिएटिव। श्रेष्ठ क्या है? श्रेष्ठ का पूरा नाम है स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स। स्टेट हेल्थ रेगुलेटरी एक्सीलेंस इंडेक्स, ये है श्रेष्ठ का पूरा नाम। ये अपने आप में पहले तरीके का एक राष्ट्रीय इनिशिएटिव है जिसका बेसिक एम है, जो हमारे देश में मेडिसिन है, या फिर यूं कह लीजिए जो यहां पर हमारे देश में यहां पर ड्रग मतलब मेडिसिन की बात करें, जो ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम है उसको और बेहतर करना, उसको और ट्रांसपेरेंट बनाना, उसको और सही तरीके से लोगों को समझ में आए वैसी चीज बनाना, ठीक है। तो इसके लिए यहां पर उन्होंने श्रेष्ठ इंडेक्स को लॉन्च किया। ये श्रेष्ठ इंडेक्स बेसिकली क्या काम कर रहा है? ये श्रेष्ठ इंडेक्स एक तरह का एक टूल है जिसमें यहां पर हर एक मंथ यहां पर डाटा आएगा। ये सबसे नीचे लिखा है, हर एक स्टेट जो है वो अपना डाटा अपलोड करेगा CDSCO को 25th ऑफ एवरी मंथ, ठीक है,
तो इसको यहां पर अपलोड करेगा अपना डाटा। ये यहां पर श्रेष्ठ इंडेक्स को संभाल रहा है और इसके अंदर यहां पर 27 इंडाइसेस फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्टेट्स, 5 थीम्स के आधार पर ये 5 थीम्स हैं, इनके आधार पर यहां पर जितने भी ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग या जो भी स्टेट्स में जिस तरह से भी चीजें चल रही हैं, मेडिकल डिवाइसेस के बारे में चल रहा है, बनाई जा रही हैं, उनके बारे में प्रोडक्शन हो रहा है, उनके बारे में मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, उनको डील किया जा रहा है, उनकी ट्रेनिंग की जा रही है, तो किस तरह से बेहतर है, कौन सा स्टेट बेहतर है, कौन सा स्टेट बेटर नहीं है, किस तरह से उनकी रैंकिंग है, इन पैरामीटर्स के ऊपर वो सब चीजों का आंकलन करके यहां पर श्रेष्ठ इंडेक्स में उनको रैंकिंग दी जाएगी। ठीक है, तो श्रेष्ठ इंडेक्स में उनको रैंकिंग दी जानी है और ये श्रेष्ठ इंडेक्स मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंडर यहां पर लॉन्च किया गया। तो आई होप सो न्यूज समझ में आ गई कि श्रेष्ठ का पूरा नाम याद रख लेना। श्रेष्ठ इंडेक्स क्या काम कर रहा है, इंडिया के हर एक स्टेट में जो वहां के ह्यूमन रिसोर्सेज है, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है, वहां का लाइसेंसिंग सिस्टम है, वहां की जो सर्विलियंस एक्टिविटीज हैं जो कि रिलेटेड है वहां पर मेडिकल मैन्युफैक्चरिंग से, ड्रग्स मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो उनसे रिलेटेड सारे सारे पैरामीटर को एनालाइज करके उन स्टेट्स को रैंकिंग दी जाएगी, कौन सा स्टेट श्रेष्ठ रैंकिंग में बेहतर है, ताकि एक आपस में कंपटीशन बना रहे, फेयर कंपटीशन बना रहे और वो बेहतर तरीके से यहां पर काम कर सके। ठीक है, ओके। जस्ट अ सेकेंड, ओके, चलिए आगे चलते हैं हम। इंडिया का पहला एआई एनेबल्ड ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट। ओके, सो ये क्या है, गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च किया इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल्ड ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट। क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट क्या है यार, देख लो आवाज सही चल रही है ना, ये धोखा हो जाए हमारे साथ, नहीं बढ़िया चल रहा है ना, ठीक है। आज वैसे अंधेरा अंधेरा रूम में लग रहा है, मैंने लाइट्स ऑन नहीं किया है ना, इसलिए लग रहा होगा कहीं यहाँ से, मतलब सर अंधेरा अंधेरा क्या, कुछ नहीं। तो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने लॉन्च किया इंडिया का पहला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एनेबल ड्रोन बेस्ड क्लाउड सीडिंग। क्लाउड सीडिंग का यहाँ पर मतलब क्या है, यहाँ पर है क्लाउड्स, नकली बादल जो है वो उसको बनाने के पर्पज से है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, 6 आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पावर्ड ड्रोन्स बनाए जाएंगे जिसको डेवलप किया गया जेन एक्स एआई के द्वारा इन हाइड्रोट्रेस, एक एआई प्लेटफॉर्म है, आइडेंटिफाई करेगा ऑप्टिमल क्लाउड्स यूजिंग रियल टाइम डाटा, सैटेलाइट इमेजरी और सेंसर नेटवर्क का इस्तेमाल करके। ड्रेन्स क्या करेंगे, स्प्रे करेंगे केमिकल सोडियम क्लोराइड क्लाउड्स के अंदर, ताकि वाटर ड्रॉपलेट्स बन सके और ताकि वो यहां पर आपका बारिश करवा सके। तो ये समथिंग समथिंग कुछ ऐसा गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड ड्रोन बेस्ड सिस्टम बनाया जो कि क्लाउड सीडिंग एक्सपेरिमेंट को और बेहतर करने के लिए किया गया है। एंड जो कि यहां पर रामगढ़ लेक जो है उसको रेजुनेट करना, रामगढ़ लेक मतलब रेजुनेट करना मतलब लेक के अंदर पानी, लेक होती है ऑब्वियस पानी से ही आती है, कोई कनेक्टेड तो होती है, लेक तो बंद होता है पूरा पूरा चारों साइड से, तो उसके अंदर पानी कहां से आएगा, तो वो नेचुरल वाटर, रेन से वो वाटर यहां पर भरा जाएगा ताकि रीजन का जो वाटर क्राइसिस है उसको कम किया जा सके। तो उसके लिए यहां पर 60 ऐसे ड्रोन्स को डिप्लॉय किया जा रहा है जो कि यहां पर एआई प्लेटफॉर्म के माध्यम से काम करेंगे, सोडियम क्लोराइड को वहां पर स्प्रे करेंगे और यहां पर आपका क्लाउड्स के अंदर, ताकि वो रेन ड्रॉपलेट्स यहां पर और बेहतर तरीके की बन सके। ठीक है, वेस्टर्न रेलवे ने शामिल किया है इंडिया का पहला 2x25 किलो वोल्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन अंडर मिशन रफ्तार। सो मिशन रफ्तार के तहत तो क्या किया गया, इंडिया का पहला 2x25 किलो वोल्ट का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन मिशन रफ्तार के तहत। मिशन रफ्तार अब क्या है, मिशन रफ्तार 2016-17, अरे भाई साहब बहुत पुराना है, तो 2016-17 के बजट में अनाउंस किया गया जब रेलवे बजट हुआ करता था ना। ये एक इनिशिएटिव है बाय द इंडियन रेलवे एम्ड एट इंक्रीजिंग द एवरेज स्पीड ऑफ फ्राइट ट्रेन। सो फ्राइट ट्रेन जो माल भाड़ा क्या, माल गाड़ी जो होती है ना, जो सामान लेके जाते हैं ट्रांसपोर्ट के लिए यूज की जाती है, एक पैसेंजर ट्रेन आपकी वाली जिस आप ट्रेवल करते हो वो वाली नहीं, फ्राइट ट्रेन जो सामान लेके जाती है, उनकी स्पीड को बढ़ाने के लिए यहां पर आपका एक प्रोजेक्ट मिशन रफ्तार शुरू किया गया था। और इसी मिशन रफ्तार के तहत यहां पर 2x25 किलोवाट का इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सब स्टेशन बनाया गया है जो कि यहां पर इस्तेमाल किया जाएगा, ऑब्वियस है, उसी फ्राइट ट्रेन की रफ्तार को बढ़ाने के लिए, पावर सप्लाई को और बेहतर करने के लिए। कहां पर किया गया है, नागड़ा खचरोड सेक्शन ऑफ द रतलाम डिवीजन मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश में रतलाम में किया गया है। ये नया सिस्टम 2 स्कूट कनेक्टिंग 100 मेगा वोल्ट एम्पियर पावर ट्रांसफॉर्मर, अरे बाप रे बाप इतनी हैवी वर्ड्स, छोड़ो यार इसको क्या ही पढ़ोगे, सिंपल सा ये पढ़ लो कहां पर किया गया, मिशन रफ्तार के तहत किया गया है और फ्राइट ट्रेन की एवरेज स्पीड को बढ़ाने के लिए
और ये आपका स्पीड बढ़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी पावर और बेहतर किया गया। नेक्स्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने यहां पर क्या किया है, टाइट किए हैं कुछ रूल्स गवर्निंग ओसीआई कार्ड होल्डर्स रजिस्ट्रेशन। सो ओसीआई कार्ड होल्डर दैट इज दी दो आपके ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया जिनको कहते हैं हम, ओवरसीज कार्ड होल्डर्स अगर आप हैं तो उनके लिए यहां पर उनके ओसीआई कार्ड जो है वो कैंसिल हो सकते हैं अगर आप इन कंडीशंस को फुलफिल, मतलब इसमें फुलफिल वाली बात नहीं, मतलब अगर ये कंडीशन के अंडर आप आते हैं तो आपके ओसीआई कार्ड जो है वो कैंसिल हो सकते हैं। ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया अंडर क्लोज डी ऑफ सेक्शन 7D ऑफ सिटीजनशिप एक्ट 1955 के तहत यहां पर, और जिसका बेसिक एम है यहां पर ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर्स के लिए ये कैंसिल हो सकता है। क्यों? अगर कार्ड होल्डर को 2 साल की सजा होती है उससे ज्यादा किसी भी केस में, चार्जशीट उसके अगेंस्ट फाइल होती है जिसमें 7 साल और उससे ज्यादा की सजा का प्रावधान है, और या फिर यहां पर कन्विक्शन और चार्ज अकर्स इन इंडिया और अब्रोड, इवन दूसरी कंट्री में उनके अगेंस्ट चार्जेस फाइल होते हैं लेकिन वो इंडियन लॉ के अंडर आने चाहिए, ऐसा नहीं दूसरे देश के लॉ के अंडर आ रहे हैं, रिकॉग्नाइज अंडर इंडियन लॉ के तहत है, चाहे इंडिया में हो अब्रोड में हो, और अगर इन कंडीशंस में आप फॉल करते हो तो आपका ओसीए कार्ड होल्डरशिप जो है वो कैंसिल हो सकता है। ओसीए स्कीम 2005 में इंट्रोड्यूस की गई थी जिसमें यहाँ पर ऐसे व्यक्ति जो कि इंडियन ओरिजिन के हैं, जो कि इंडियन सिटीजन रह चुके हैं ऑन और आफ्टर 26 जनवरी 1950, ये आपके कर सकते हैं ओसीआई के लिए अप्लाई। यहाँ पर आप मतलब इंडिया में नहीं रह रहे, बाहर रह रहे हैं, तो उनको यहाँ पर हो सकता है ओसीआई कार्ड होल्डर वो बन सकते हैं, जस्ट लाइक द एनआरआई। मतलब कंडीशंस अलग अलग होती हैं लेकिन सॉर्ट ऑफ वैसी चीज है। ठीक है, तो ये ओवरसीज सिटीजन्स ऑफ कार्ड होल्डर, तो ये 3 कंडीशन याद रख लेना अच्छे से कि किन कंडीशन के तहत उनका कैंसिल हो सकता है या ओसीआई कार्ड इस वजह से हो सकता है, ये याद करने वाली चीज है, अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगली न्यूज है यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया यूआईडीआई कंटिन्यू चर्चा में बना रहा, बार बार न्यूज में आ रहा है यूआईडीआई, जो कि आधार कार्ड हमारे संभालता है पूरे इंडिया का। इसने टाई अप किया है इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन के साथ, और इसके तहत क्या करेगा, आर&डी करेगा। आर&डी मतलब रिसर्च एंड डेवलपमेंट करेगा। रिसर्च एंड डेवलपमेंट किस चीज की करेगा, यहां पर करेगा आपका 5 साल के लिए। ठीक है, किसी भी तरह की यहां पर फ्रॉड, एनोमली डिटेक्शन, डेवलपमेंट ऑफ बायोमेट्रिक लाइवनेस डिटेक्शन टूल, आइडेंटिफिकेशन ऑफ हाई रिस्क एनरोलमेंट अपडेट कैटेगरी, इंप्रूवमेंट इन बायोमेट्रिक मैचिंग एल्गोरिदम, अदर प्रायोरिटी एरियाज म्यूचुअली डिसाइडेड। सो बेसिकली कहने का तात्पर्य ये है कि भाई यूआईडीआई जिसके पास हमारा पूरा डाटा है आधार वाला, वो इसने टाई अप किया है किसके साथ, 5 साल का इंडियन स्टैटिस्टिकल इंस्टीट्यूशन के साथ, जिसके साथ मिलकर ये ऐसी चीजों के ऊपर काम करेगा ताकि जो हमारी आधार है, जो हमारा आधार है वो और उसकी सिक्योरिटी जो है उसको और सिक्योर कैसे किया जा सकता है, उसको और रिलायबल कैसे बनाया जा सकता है, उसके लिए जो भी फ्रॉड हो सकता है उसका इस्तेमाल करके, उस डाटा का इस्तेमाल करके उसको कैसे कंट्रोल में लाया जा सकता है। तो ये रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पर्पज से यहाँ पर ये एक टाइप हुआ है। अगर देखो वैसे बेसिकली इस न्यूज में अगर हेडलाइन भी याद कर लोगे तब भी काम बन जाएगा, क्योंकि इसमें और कुछ याद करने वाला है नहीं, सिंपल सी बात है। यूआईडीए भी लिखा है, आईएसआई भी लिखा है, 5 साल भी लिखा है और रीजन भी लिखा हुआ है, बस बात खत्म, निपटाओ बात को, है ना, सही बात है ना। अगला इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स ने टाई अप किया है बिरबल साहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज। ओके, तो ये है एक आर्ट और ये है एक साइंस। तो बीएसआईपी कहाँ का, लखनऊ का है। तो बीएसआईपी लखनऊ और आर्ट्स के एक इंस्टीट्यूशन ने टाई अप किया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म बना रहे हैं जहां पर साइंस और कल्चर का मिश्रण होने वाला है। ओके गजब। इस ओकेजन के दौरान यहाँ पर 11 पीजी डिप्लोमा कोर्सेज भी कंडक्ट किए गए, यहाँ पर इनके बारे में भी यहाँ पर ओरिएंटेशन प्रोग्राम मतलब स्टार्ट हुआ, उनके बारे में बताया गया। ये एक इनिशिएटिव, पहला इनिशिएटिव जहां पर साइंस और कल्चर एक प्लेटफॉर्म पर मुलाकात करेंगे। अब देखो क्या करवाएंगे, कैसे करवाएंगे, अब यही जानने। लेकिन यहाँ पर इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स और साथ ही साथ बिरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पैलियो साइंसेज लखनऊ जो है मिलकर यहाँ पर कुछ ना कुछ लॉन्च कर रहे हैं, और ये पहली बार हुआ है किसी साइंस इंस्टीट्यूशन और कल्चर इंस्टीट्यूशन के बीच में इस तरह का टाई अप देखने को आपको मिला है। तो एक यूनिक सा क्वेश्चन बनता है, कौन सा इंडिया का यूनिफाइड प्लेटफॉर्म बनने जा रहा है साइंस एंड कल्चर के मिश्रण से, कौन से 2 ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है जो मिलकर इसको बनाने वाली है, दैट इज इग्नका एंड दी बीएसआईपी।
माही भारत ने साइन किया एक एग्रीमेंट स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ फॉर यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट के पर्पज से। तो माई भारत, डिपार्टमेंट ऑफ यूथ अफेयर्स, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने साइन किया एक एग्रीमेंट विद द स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ टू कोलैबोरेट ऑन नॉलेज शेयरिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग एंड यूथ लीडरशिप डेवलपमेंट के पर्पज से। तो ये एक एग्रीमेंट यहां पर हाल फिलहाल में साइन किया गया है आपका स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ। माई भारत ने इसको साइन किया है इसको। एंड द पार्टनरशिप का बेसिक एम है टू सपोर्ट द नेशनल विजन ऑफ क्रिएटिंग द 1 लाख यूथ लीडर्स इन द एज ग्रुप ऑफ 18 से 29 साल फ्रॉम अक्रॉस इंडिया थ्रू द ज्वाइंट प्रोग्राम इन गवर्नेंस, पब्लिक पॉलिसी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल लिटरेसी, फाइनेंशियल लिटरेसी एंड अदर डोमेन्स के पर्पज से। ठीक है, तो ये चीज यहां पर हुई है। माई भारत ने एक एग्रीमेंट साइन किया स्कूल ऑफ अल्टीमेट लीडरशिप फाउंडेशन के साथ। यंग स्टूडेंट्स 1 लाख यूथ 18 से 29 वर्ष के, उनको चीजों के बारे में सिखाना, उनको नॉलेज देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको यहाँ पर पब्लिक पॉलिसी, सोशल एंटरप्रेन्योरशिप, डिजिटल लिटरेसी, ये सब चीजें उपलब्ध कराना। ये एग्रीमेंट 3 साल के लिए किया गया है और इस एग्रीमेंट के तहत बहुत सारी वर्कशॉप, ज्वाइंट रिसर्च प्रोग्राम, ये सब चीजें कंडक्ट आपकी की जाएंगी। नेक्स्ट है नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी NFRA एंड द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने जॉइंटली लॉन्च किया सेकंड 4 मंथ कोर्स फॉर ऑडिट कमेटी मेंबर्स, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स एंड न्यू दिल्ली। ओके, सो यहां पर आपका न्यू दिल्ली में NFRA एंड द आइका ने जॉइंटली लॉन्च किया है सेकंड 4 मंथ कोर्स। तो ये दूसरी बार यहां पर आपका 4 महीने का कोर्स यहां पर आयोजित हो रहा है ऑडिट कमेटी मेंबर्स एंड इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए। बेसिकली पहले भी ये कोर्स लॉन्च किया गया था। NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये इंडिया में जितने भी चार्टेड अकाउंटेंट्स हैं इनकी एक मॉनिटरिंग अथॉरिटी है। ठीक है, और आइका, इंडियन इंस्टीट्यूट कॉर्पोरेट अफेयर्स, ये भी अलग ऑर्गेनाइजेशन है। तो दोनों मिलकर यहाँ पर जो ऑडिट से संबंधित आपका काम होता है, ऑब्वियस चार्टेड अकाउंटेंट ऑडिटिंग के पर्पज से ही है, और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, जो भी कंपनी के इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है, उन सबको नॉलेज शेयर करने के लिए, उनकी ट्रेनिंग के लिए, उन सब चीजों को सिखाने के लिए कोर्स, ये दूसरा कोर्स इस सीरीज में लाया गया। पहला कोर्स भी यहाँ पर अक्टूबर 2024 में यहाँ पर लॉन्च किया गया था। ठीक है, अगली न्यूज, टाटा पावर ने हाथ मिलाया है सुजलोन के साथ 700 मेगावाट का विंड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में। अनंतपुर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश में यहां पर 700 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट 6000 करोड़ रुपए का, 6000 करोड़ रुपए का यहां पर आपका टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड ने एक एग्रीमेंट साइन किया सुजलोन एनर्जी लिमिटेड के साथ। 700 मेगावाट का विंड एनर्जी प्रोजेक्ट यहां पर लॉन्च किया जाएगा। एक एग्रीमेंट किया गया है टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट के बीच में मार्च 2025 में। इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स कमेमोरेट्स पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कोलकाता में। तो ये क्या है, ये बेसिकली देखो इस न्यूज में किया गया है, उनके द्वारा एक आयोजन किया गया है, दैट इज ओके। ठीक है, इसमें आप याद कर सकते हो इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स कहां पर, कोलकाता में। ठीक है, आयोजन किया। लेकिन मोर ओवर इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बाकी नीचे वाला कुछ याद करने वाले जस्ट एक रेफरेंस के लिए, इसको याद करने की नीड नहीं है। इस न्यूज में जो याद करने वाली चीज है जो मैंने दी है वो सिर्फ यही है, पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे कब ऑब्जर्व किया जाता है। दिस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द 14th अगस्त। ठीक है, 14th अगस्त को यहां पर ऑब्जर्व किया जाता है आपका पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे। मतलब क्योंकि 14-15 अगस्त यहां पर जब पार्टीशन हुआ था हिंदुस्तान पाकिस्तान, उस वक्त की हम बात कर रहे हैं, ये आपके देश आजाद हुआ था जब, तो उस टाइम को पार्टीशन हॉरर रिमेम्बरेंस डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। उसी से संबंधित एक इवेंट कोलकाता में आयोजित किया गया है। ठीक है, आई होप सो दैट्स इट, राइट। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। उम्मीद करता सेशन अच्छा लगा होगा, सेशन पसंद आया होगा, एंड इसी तरह जुड़े रहिए और हमारे लर्निंग नीति के फ्रीडम फेस्ट का आप ऑफर का लाभ उठा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में सारे लिंक दे रखे हैं, अवेल कर सकते हैं। मैंने ऑलरेडी इसके बारे में डिटेल आपको को इस क्लास के बीच में दी थी। सभी के लिए ऑफर अवेलेबल है ना, सभी के लिए ये वाला ऑफर अवेलेबल है, और ये वाला स्पेशल ऑफर अकेला एक्स सर्विसमैन के लिए अवेलेबल है। ठीक है, तो बहुत बहुत शुभकामनाएं आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की। अब पढ़ाई करते रहिए बढ़िया से। आपके एडमिट कार्ड आ चुके हैं IBPS PO प्रीलिम्स एग्जाम के। आई होप सो सबका ऑलमोस्ट 23-24 को एग्जाम है, तो आप 23-24 को अपना एग्जाम बढ़िया से दीजिए। अपनी प्रीलिम्स की तैयारी पर पूरा जोर लगाइए, 100% अपना दीजिए उसके लिए, क्योंकि अगले 7-8 दिन जो भी हैं आपके पास वो बहुत ज़्यादा क्रूशल है, बहुत ज़्यादा क्रूशल है। प्रीलिम्स के ऊपर पूरा फोकस कीजिए,
एंड करंट अफेयर्स को बस क्लास देखनी है, देख लीजिए, एक बार क्लास करके छोड़ दीजिए, ज़्यादा कुछ इस पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। रिवीजन करनी है, कोई करना है, क्विज करना है, कोई बात नहीं। जितना टाइम कम कर सके अपनी करंट अफेयर्स के लिए, छोड़ना मत, क्योंकि छोड़ दिया तो फिर एक हफ्ते का बल्क में बहुत ज़्यादा बर्डन पड़ जाता है। तो बर्डन अपने ऊपर मत डालिएगा। सुन लीजिए क्लास को, अगर आदत है करने की, पढ़ने की आदत है, पढ़ लीजिएगा, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। हाँ, वो नहीं कह रहा कोई आप पिछले महीनों की, पिछले वीक की कोई रिवीजन कर रहे हैं, उसको आप स्किप कर सकते हैं फॉर द टाइम बिंग, आराम से। और फिर से बाद में 23-24 के बाद तो हम लगेंगे। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय। मुलाकात करते हैं नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट डे।